आज आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, इश्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करने से पहले हमें स्टार्ट क्या करना है? हमें स्टार्ट करना है डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इश्यू करने से पहले डिबेंचर का मीन्स क्लियर करना जरूरी है कि ये डिबेंचर होते क्या है। क्योंकि हमने जब शेयर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था सर ठीक है, शेयर्स टू टाइप्स के होते थे। पब्लिक से हमने पैसा ले लिया, पब्लिक ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बदले में शेयर्स ले लिए। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बेटा डिबेंचर्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डिबेंचर्स का मतलब क्या है, डिबेंचर्स के टाइप सर क्या क्या होते हैं। डिबेंचर्स नाम भी और जो आपने लिखा है कितना टिपिकल सा नाम है। शेयर्स तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन डिबेंचर इतना टिपिकल नाम है। देखिए डिबेंचर्स कितना बड़ा नाम है, इसके बारे में डिस्कशन करना है, इसका मीन समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक स्टोरी सुननी होगी, उस स्टोरी के थ्रू आपको डिबेंचर्स का मीन्स क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम एक कंपनी के ओनर हैं। मिस्टर राम एक कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के मालिक हैं। मिस्टर राम पब्लिक के बीच में जाते हैं। वो कहते हैं पब्लिक से, सर मुझे आप 50 लाख रुपए दे दीजिए, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से पब्लिक 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहेगी, ना ही ये कहेगी कि सर मैं आपकी कंपनी को जानती नहीं, तो उस कंडीशन में मैं आपको 50 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट करने के लिए दे दूं? मैं नहीं देती, तो मीन्स मना कर देती है। तो मिस्टर राम जो कंपनी के ओनर हैं वो ये कहते हैं, कंपनी मालिक है मिस्टर राम की जो कंपनी है, तो वो ये कहते हैं कि सर आपको कुछ नहीं करना, आप अपना पैसा मेरी कंपनी में लगाइए, उसके बदले आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो पब्लिक कहती है सर बताइए क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, एक फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर माइंड में क्वेश्चन आता है पब्लिक के कि सर आप फिक्स रेट से इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, मान लीजिए कंपनी में लॉस हो जाते हैं, मान लीजिए कंपनी में लॉस हो जाते हैं तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा? तो मिस्टर राम कहते हैं यस, आपको चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, आपको एक रेट जो फिक्स कर दिया उस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, और वो इंटरेस्ट हर 6 महीने में दिया जाएगा। हर महीने नहीं दिया जाएगा, हर 6 महीने में इंटरेस्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि 12% का इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं तो 6 महीने में 6% और बाकी का बैलेंसिंग नेक्स्ट 6 मंथ में 6% आपको मिल जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया पब्लिक के माइंड में। चलो ठीक है, जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा। फिर भी पब्लिक कहती है सर विश्वास नहीं होता, आपने इंटरेस्ट तो कह दिया, मान लो आपकी कंपनी डूब गई फिर तो हमारा पैसा मर गया। तो उस कंडीशन में मिस्टर राम कहते हैं कि सर यदि कंपनी डूबती है तो कंपनी की एसेट्स को सेल करके सबसे पहले आपका पैसा वापस किया जाएगा। तो उसके बाद जो पब्लिक होती है उसे थोड़ा सा ट्रस्ट होता है उस कंपनी के ऊपर जो मिस्टर राम की कंपनी है। कहते हैं सर ठीक है, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन क्या ये सब कुछ रिटर्न में रहेगा? यस, ये सब कुछ रिटर्न में रहेगा। देखिए रिटर्न में क्या क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट बात ये लिखी जाएगी कि आपने कितने टाइम के लिए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, वो सारी बातें लिखी जाएंगी। ठीक है सर, फर्स्ट बात तो क्लियर हो गई हमारी। सेकंड, बेटा सेकंड में ये ध्यान रखना कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फिक्स होगा, वो भी लिखा जाएगा। आपको 12%, 10%, 8% जो भी रेट फिक्स किया जा रहा है उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा एवरी 6 मंथ्स में। ये भी उस एग्रीमेंट में लिखा, उस रिटर्न पेपर पे लिखा होगा। उसके बाद ये बात भी क्लियर है। और नंबर थर्ड, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, आपका इंटरेस्ट का पैसा टाइम टू टाइम दिया जाएगा। ठीक है सर। नंबर फोर्थ, यदि कंपनी डूब जाती है, कंपनी को लॉसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी के असेट्स को सेल करके सबसे पहले आपका पैसा वापस किया जाएगा। चलो सर ठीक है, यानी कि हमारी बेटा डिबेंचर्स में 4 बातें क्लियर हुई। पहली बात कि जिस डिबेंचर होल्डर से हम पैसा ले रहे हैं उसका टाइम पीरियड लिखा होगा, कितना अमाउंट ले रहे हैं वो लिखा जाएगा। सेकंड, कितने परसेंटेज से हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे वो लिखा जाएगा। एवरी 6 मंथ्स में इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ये लिखा जाएगा। यदि कंपनी डूब जाती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले उस डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस किया जाएगा, ये भी बात लिखी जाएगी। सर ठीक है, तो बेटा मीन्स क्लियर हो गया होगा। जो ये डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है बेटा? ये डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाता है? सर्टिफिकेट में वो सारी बातें लिखी जाती हैं जो भी हमने डिस्कस की।
वो चारों पांचों बातें लिखी जाती हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर जिस कंपनी ने पैसा लिया है उस कंपनी की कॉमन सील मतलब कि एक स्टांप लगाई जाती है उस सर्टिफिकेट के ऊपर। जब कंपनी की स्टांप लग गई उस सर्टिफिकेट के ऊपर मींस वो रिटर्न पेपर वैलिड हो गया, लीगल हो गया वो, कि मींस यदि कंपनी जो शर्तें जो कंडीशंस लिखी हुई हैं डिबेंचर्स जो है कि एक सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो सारी बातें लिखी हुई हैं यदि उसे देने से कंपनी मना करती है तो आप एक लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं उस कंपनी पे। तो डिबेंचर क्या हो गया, एज ए सर्टिफिकेट हो गया। क्लियर हो गई बेटा छोटी सी बात, डिबेंचर क्या हो गया, एक सर्टिफिकेट हो गया। सर ठीक है आपने डिबेंचर्स तो बता दिया, लेकिन डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस है। माइंड में क्वेश्चन आता है सर शेयर्स भी तो हमने पढ़ा था, तो शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है फिर ये बताइए सर। बेटा एक बात माइंड में रखना, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं बेटा, ऑनर होते हैं। क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं बेटा, क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो क्लियर हो गया। जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें मीटिंग में वोट डालने का राइट होता है, इन्हें वोटिंग राइट मिले हुए होते हैं बेटा। इन्हें क्या मिले होते हैं, वोटिंग राइट। इन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं मिला होता, नॉट टू बी गिवन वोटिंग राइट, नॉट टू बी गिवन वोटिंग राइट। इन्हें कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। दो बातें क्लियर हो गई बेटा। और क्या होता है, यहां तक क्लियर है। शेयर होल्डर को क्या मिलता है बेटा, डिविडेंड मिलता है। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम सबसे पहले इनका पैसा वापस किया जाएगा, फर्स्ट रिफंड इनका होगा। यदि कुछ बचा तो शेयर होल्डर को दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। शेयर्स जो होल्ड करते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोला जाता है और जो डिबेंचर होल्ड करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर। सर ये बात तो क्लियर हो गई, शेयर्स और डिबेंचर्स में हमारा मीन्स भी क्लियर हो गया, डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए। आइए देखते हैं बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर्स तो इतना तो क्लियर हो गया, लेकिन डिबेंचर्स इशू किस पे किए जाते हैं बेटा। शेयर्स तो हमने पढ़े थे ना एट पार और एट प्रीमियम पे, लेकिन डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं बेटा एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, एंड एट डिस्काउंट। बेटा एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों पे इशू किए जाते हैं जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं। एट पार का मतलब क्या है बेटा, यदि फेस वैल्यू हमारी 10 रुपए है तो हमारी इश्यू वैल्यू भी 10 रुपए हुई। इश्यूड वैल्यू कितनी हुई, 10 रुपीज हुई। यदि हमारी फेस वैल्यू या फेस वैल्यू हमारी फॉर एग्जांपल 10 रुपीज ही है, लेकिन यहाँ इश्यू वैल्यू हो जाती है फॉर एग्जांपल रुपीज 12। मींस फेस वैल्यू से जो एक्सेस वैल्यू होती है और जितनी एक्सेस वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है बेटा, प्रीमियम कहलाती है। यहां फेस वैल्यू डिस्काउंट में फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल रुपीज 10 एंड इश्यूड वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है बेटा, रुपीज 9। क्लियर है यहां तक। फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए और इश्यू वैल्यू कितनी हो जाती है 9 रुपीज। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों चीजें क्लियर है बेटा। ये तो हो गया एट पार, ये हो गया एट प्रीमियम और ये हो गया एट डिस्काउंट। एट पार मतलब जितनी फेस वैल्यू उतने में हमने इश्यू कर दिया। एट प्रीमियम का मतलब जितनी फेस वैल्यू उससे एक्स्ट्रा में हमने इश्यू किया। एंड एट डिस्काउंट जितनी हमारी फेस वैल्यू उससे कम में हमने इश्यू किया वो कहलाता है बेटा एट डिस्काउंट। डिबेंचर 3 टाइप से इश्यू किए जाएंगे, एक चीज क्लियर है। लेकिन डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं तो क्या सर रिडीम भी किए जाते हैं। इसमें दो बातें आती हैं बेटा, डिबेंचर्स इश्यू भी किए जाते हैं और डिबेंचर रिडीम भी होते हैं। डिबेंचर्स का क्या होता है बेटा, रिडम्पशंस भी होता है। जैसे डिबेंचर्स इश्यू होते हैं वैसे ही डिबेंचर रिडीम भी किए जाते हैं। यहां मैंने इश्यू लिखा है बेटा और यहां मैंने लिखा है रिडम्पशन। यहां तक क्लियर है। इश्यू भी होंगे और रिडीम भी होंगे, दोनों बातें होंगी। लेकिन हमें पढ़ना क्या है बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर में हम रिडम्पशन के केसेस पढ़ेंगे। रिडम्पशन एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है, लेकिन फिलहाल हम डिबेंचर्स डिस्कशन कर रहे हैं कि डिबेंचर्स में इश्यू कैसे किया जाएगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट क्या होता है। लेकिन डिबेंचर्स की सारी इश्यूज के टाइप्स डिफाइन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं बेटा डिबेंचर्स कितनी तरह का होता है, डिबेंचर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। यहां हम एक चीज पढ़ते हैं बेटा, यहां लिखता हूं मैं टाइप्स
टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के हमें क्या पढ़ने हैं बेटा, टाइप्स पढ़ने हैं आज की क्लास में, कि डिबेंचर्स कितनी तरह का होता है, कितनी तरह से हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, या कितने टाइप्स का होता है, ये चीज हमें क्लियर करनी है। टाइप्स है मेनली इसमें, कि सर कितनी तरह का डिबेंचर होता है, वो चीज क्लियर कीजिए। यहां मैंने टाइप्स लिखा है ना बेटा, हमें टाइप्स डिस्कस करने हैं, कितने टाइप्स होते हैं बेटा। वैसे तो आपके जो डिबेंचर्स होते हैं ना बेटा, 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है बेटा सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। फर्स्ट टाइप हमारा होता है बेटा सिक्योर्ड, सिक्योर्ड डिबेंचर और मॉर्गेज डिबेंचर भी बोलते हैं। और सेकंड कौन सा होता है बेटा? अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्लियर बेटा। इसके बाद नंबर थर्ड होता है बेटा हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड नेक्स्ट इज बियरर डिबेंचर, नेक्स्ट इज बियरर डिबेंचर्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट होता है हमारा रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल। और नेक्स्ट होता है हमारा इरिडीमेबल, इरिडीमेबल डिबेंचर। यहां लिखिए इरिडीमेबल, इरिडीमेबल डिबेंचर। मैंने कितने लिख दिए बेटा? सिक्योर, अनसिक्योर, रजिस्टर्ड, बियरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। और कौन से होते हैं बेटा? और आपका होता है टाइप्स हमारा कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कौन कौन से? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। यहां लिख देता हूं बेटा, ये मैंने लिखा कन्वर्टेबल और यहां मैंने लिखा नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। वन बाय वन एक एक को डिस्कशन करते हैं। ये हमने जो 8 भाई लिखे हैं, मींस 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बेटा मैंने लिखा है सिक्योर, ये लिखा है ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। बेटा इसके बारे में थोड़ा सा माइंड में याद रखिए। सिक्योर्ड डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर मींस जिन डिबेंचर्स को इशू करने में कोई ना कोई एसेट्स गिरवी रखी जाती है, कोई ना कोई एसेट्स गिरवी रखी जाती है, वो डिबेंचर्स कौन से कहलाते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर कहलाते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर मींस जहां कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, जहां कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती और डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं बेटा? रजिस्टर्ड का मतलब है बेटा जिन डिबेंचर्स का प्रॉपर एक रजिस्टर बना होता है, सभी के सीरियल वाइज, सभी के नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है डिबेंचर होल्डर के, उन्हें बोला जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर डिबेंचर जिनका कोई रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता, मींस जिनका 1 बाय 1 सभी डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा जाता, उन्हें बोला जाता है बियरर डिबेंचर। नेक्स्ट होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है बेटा जब हमने डिबेंचर इश्यू किए उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल कि कितने साल में डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस किया जाएगा, वो टाइम पीरियड फिक्स होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? रिडीमेबल। जहां हमें रिडीम करना है, जहां हमें पेमेंट करना है। इरिडीमेबल क्या होता है? इरिडीमेबल का मतलब होता है बेटा कि जिन डिबेंचर होल्डर का पैसा लाइफ टाइम में वापस नहीं किया जाएगा, यदि कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसका पैसा वापस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? कन्वर्टेबल डिबेंचर मींस जिन डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट किया जाता है शेयर्स में या और किसी सिक्योरिटी में, तो उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोला जाता है। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मींस जिन डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोला जाता है। पहले बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार मेमोराइज कीजिए, उसके बाद आगे स्टार्टअप करते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। हमने पढ़ा सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। ये दोनों यदि हम डिस्कस करें कि सर हमने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो पढ़ लिया, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू है? ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा। मैंने यहां लिखा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दो तरह के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। यदि हम ये देखते हैं रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो 2 तरह के होते हैं बेटा। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहां मैं लिखता हूं रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ व्यू
रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दो तरह के डिबेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड और बियरर। यदि रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े बेटा तो हमारे दो तरह के होते हैं, यहां लिखता हूं मैं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा मैंने दो तरह के डिबेंचर लिखे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। यदि मैं पढ़ता हूं कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, या मैं लिखता हूं कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, तो बेटा दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक तो होता है कन्वर्टेबल और दूसरा कौन सा होता है बेटा, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अब आप बेटा ये बोल सकते हो कि सर जो हमारे डिबेंचर्स के टाइप होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे दो आते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्लियर। सेकंड डिबेंचर का टाइप होता है सर हमारा रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू या रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं बेटा इसे। इसके अंदर दो आते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है बियरर डिबेंचर, जिसे अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स भी बोला जाता है। तीसरा हमारा रिडम्पशन का पॉइंट है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिबेंचर्स का तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा टाइप कौन सा है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में हम दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं रिडीमेबल डिबेंचर और दूसरा पढ़ते हैं बेटा हम इरिडीमेबल डिबेंचर्स। क्लियर है यहां तक। एंड नेक्स्ट इज कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 4th एंड लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर का। कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू में हम दो पढ़ते हैं, फर्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड सेकंड इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्लियर हो गए बेटा। हमने कितने डिबेंचर्स के टाइप पढ़े, 4। फर्स्ट कौन सा पढ़ा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा कौन सा पढ़ा, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नंबर 4 कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। 4 हमने टाइप्स पढ़े हैं बेटा। 4 टाइप्स में हमने एवरी टाइप के दो हमारे हैं। फर्स्ट सिक्योरिटी के दो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सेकंड रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर्ड बियरर, रिडम्पशन के रिडीमेबल इरिडीमेबल और कन्वर्जन के कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्लियर हो गए बेटा। सभी के हमारी एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी सभी स्टूडेंट्स की कि कन्वर्जन नॉन कन्वर्जन क्या होता है। यहां तक बेटा क्लियर है तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक सभी का क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। हमने अभी तक की क्लास में डिबेंचर्स का मीनिंग समझा। डिबेंचर्स के मीनिंग के बाद शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंसेस हमने समझ लिए। उसके बाद हमने डिबेंचर्स इशू किए जाता है 3 टाइप से, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बेटा अभी हम एक एक करके, उनकी एंट्रीज भी समझेंगे। और उसके बाद हमने समझा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्लियर है, यहां तक रफ कर दूं, आगे देखिए। इसी में बेटा कंटिन्यू करते हैं डिबेंचर्स वाले टॉपिक्स में। आज बेसिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसी में रिडम्पशन के केसेस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे बेटा एक एक करके। अभी हमने डिस्कशन क्या किया था बेटा, अभी हमने डिस्कशन किया था कि सर जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं एट पार पे इशू किए जाते हैं। लिखा हुआ है ना बेटा, डिबेंचर्स इशू, यहां मैं एक वर्ड लिखता हूं बेटा, इशू। डिबेंचर इशू, डिबेंचर्स इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इशू जब एट पार पे किए जाते हैं तो बेटा एंट्री क्या पास होगी इसमें, इसमें एंट्री पास होगी सर हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है सर, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, टू क्या कर देते हैं, टू डिबेंचर्स कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, यही तो एंट्री पास करेंगे सर। डिबेंचर्स के थ्रू जब पैसा आएगा तो हम ये एंट्री पास करेंगे, बैंक टू डिबेंचर्स। लेकिन बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना, या तो हमारे डिबेंचर्स इशू होंगे एट पार पे लमसम में, या तो लमसम अमाउंट आ जाएगा, या फिर इस 10 रुपए की भी इंस्टॉलमेंट बनी होंगी बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमने 50,000, यहां बेटा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 50,000 12% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 10 रुपए में मैंने इशू किया, जिसमें से मैंने 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाए। क्लियर है बेटा, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाए। तो उस कंडीशन में हमारी एट पार के टाइम क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी। आइए स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बेटा, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट।
कितना अमाउंट 50,000 डिबेंचर्स बेटा हमें इश्यू करने हैं और 2 रुपए एप्लीकेशन पे हैं, तो बेटा 1 लाख रुपीज आ गया। 1 लाख रुपीज हमारा एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया। ये फर्स्ट एंट्री हमारी। सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी बेटा, नंबर 2 पे हो जाएगी, जब हम डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने की एंट्री कितने परसेंट है बेटा, 12% है, तो बेटा आप यहां यूज कर सकते हैं टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर, यूज कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा हमारा 1 लाख। बेटा मेरे ख्याल से एंट्री क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट और सेकंड एंट्री। ये ध्यान रखना, हमारी यदि जो हमारी फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू जो हमारी होती है, यदि उसकी 3 इंस्टॉलमेंट है, तो यानी कि 6 एंट्री पास करनी पड़ेंगी। 3 इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री, 6 एंट्री पास करनी पड़ेंगी। 2 एंट्री हमारी क्लियर हो गई है। एंट्री नंबर 3 देखिए बेटा, एंट्री नंबर 3 क्या होगी हमारी, कौन सी, अलॉटमेंट की होगी। तो यहां नंबर 3 पे लिखते हैं बेटा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना है बेटा, 5 रुपए से 50,000 डिबेंचर्स पे 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। और यहां भी बेटा कितना, 2.5 लाख रुपए। यहां तक क्लियर है। 5 रुपए हमारा अलॉटमेंट था, 50,000 डिबेंचर्स से। क्लियर हो गई तीनों एंट्री। रफ करूं बेटा एंट्री फर्स्ट और सेकंड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बेटा, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 देखते हैं बेटा, यहां करता हूं मैं एंट्री नंबर 4। डिबेंचर्स अलॉटमेंट का पैसा ड्यू तो कर दिया मैंने, अब क्या करूंगा बेटा, रिसीव करूंगा। तो रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट है हमारा बेटा 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। और यहां भी मैंने लिखा 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। क्लियर है बेटा, यहां तक हमारी 4 एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। एंट्री नंबर 5 है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बेटा। यहां करते हैं 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना बेटा, 3 रुपए फर्स्ट फाइनल, 50,000 डिबेंचर, तो अमाउंट होता है हमारा 1,50,000। यहां तक क्लियर सभी का। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, नेक्स्ट एंट्री होगी पॉइंट नंबर 6। हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट क्या करेंगे बेटा, रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट है बेटा हमारा 1,50,000, 1,50,000। यहां तक बताइए कोई स्टूडेंट, किसी को भी कोई डाउट है। हमने आज के सेशन में 3 से 4 बातें पढ़ी हैं। पहला डिबेंचर्स का मीनिंग पढ़ा, डिबेंचर्स के मीनिंग के बाद शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंसेस पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिबेंचर्स को 3 टाइप से इश्यू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़े जो कि 4 टाइप्स से हमारे। और उसके बाद एट पार का एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने 50,000 डिबेंचर्स इश्यू किए 10 रुपए के हिसाब से, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट थी, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बेसिस पे हमने 6 एंट्री आपको करके दिखाई। क्लियर है बेटा यहां तक? आज की क्लास बेटा यहां तक। नेक्स्ट सेशन में हम एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट दोनों से रिलेटेड केसेस को लेकर आएंगे एक एक एग्जांपल के थ्रू कि एट प्रीमियम क्या होता है और एट डिस्काउंट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, जब तक के लिए आप लोग जितना मैंने कराया है वहां तक आप लोग कर सकते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।